नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। यह वीडियो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार एमए प्रथम सेमेस्टर अर्थशास्त्र विषय में अर्थशास्त्र के लिए गणित, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो कि एक तीसरा पेपर शामिल किया गया है। यह प्रथम बार पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और इस वीडियो में हमने इस पेपर के इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की प्रथम इकाई के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जिसमें स्थिरांक, गुणांक एवं प्राचल, समीकरण, असमीकाएं और सर्वसमीकाओं को शामिल करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग प्रथम इकाई के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिरांक, जिसे अचर भी कहा जाता है। गणितीय अर्थशास्त्र में स्थिरांक एक ऐसा मान होता है जो अपरिवर्तनीय रहता है और कभी नहीं बदलता। इसका उपयोग समीकरणों और मॉडलों में उन मात्राओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जिनका मान समय के साथ स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए 5x + 10 में जो 10 है वह एक स्थिरांक है। इसका आशय है कि इस समीकरण में 10 का मान परिवर्तित नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं स्थिरांक की विशेषताओं की, और इसकी पहली विशेषता है निश्चित मान। स्थिरांक एक निश्चित और स्थिर मान होता है जो कभी नहीं बदलता। इसकी दूसरी विशेषता है चरों से भिन्न। यह चरों अर्थात वेरिएबल से भिन्न होता है जिसका मान बदल सकता है। उदाहरणार्थ, गणितीय अर्थशास्त्र में स्थिरांक किसी वस्तु की वह स्थिर कीमत या स्थिर कारक हो सकता है जिसका उपयोग मॉडल में किया जाता है। स्थिरांक को हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। गणित में 5, 10, 15 और 0 जैसी कोई भी संख्या स्थिरांक होती है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। और व्यंजक में 5x + 10 में केवल 10 एक स्थिरांक है, जबकि x एक चर है जो कि परिवर्तनशील होता है। इस प्रकार हम स्थिरांक को आसानी से समझ चुके हैं। स्थिरांक को समझने के पश्चात हम बात करते हैं गुणांक एवं प्राचल, कोफिशिएंट एंड पैरामीटर की। गुणांक का आशय समझते हैं हम लोग। गुणांक वह संख्या है या संख्यात्मक मान है जो किसी चर अर्थात वेरिएबल से गुणा होता है। सरल शब्दों में गुणांक एक चर से जुड़ा हुआ एक नंबर होता है। गुणांक का आशय समझने के पश्चात हम गुणांक की विशेषताओं को समझेंगे। इसकी पहली विशेषता है गुणांक किसी चर से गुणा होने वाली संख्या या व्यंजक है। और इसकी दूसरी विशेषता है 5x में 5 गुणांक है और -3y में -3 गुणांक है। गुणांक के पश्चात हम प्राचल या पैरामीटर को समझेंगे। प्राचल एक ऐसी राशि है जो किसी प्रणाली या जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है और जिसका मान बदलने पर सिस्टम के गुण भी बदल सकते हैं। प्राचल किसी पूरे समूह की विशेषताओं को बताता है, जैसे कि सांख्यिकी में जनसंख्या का माध्य निकालना प्राचल की श्रेणी में आता है। गुणांक एवं प्राचल के पश्चात हम समीकरण, इक्वेशन की बात करें। गणितीय अर्थशास्त्र में समीकरणों का उपयोग आर्थिक सिद्धांतों को गणितीय मॉडल में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये मॉडल अर्थशास्त्रियों को आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने, मात्रात्मक संबंध स्थापित करने और भविष्यवाणियां करने में मदद करते हैं, जो अक्सर बीजगणित, कलन, अवयव बीजगणित और अन्य गणनात्मक विधियों जैसे गणितीय उपकरणों का उपयोग करते हैं। अब हम
गणितीय अर्थशास्त्र में समीकरणों के उपयोग कैसे होते हैं इस पर चर्चा करते हैं। पहला इसका बिंदु है आर्थिक मॉडल बनाना। गणितीय समीकरणों का उपयोग आर्थिक सिद्धांतों को मॉडल के रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मांग और पूर्ति का मॉडल। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए भी समीकरणों का उपयोग किया जाता है। ये समीकरण गुणात्मक कथनों को मात्रात्मक कथनों में बदलने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, आय में $1 की वृद्धि के कारण उपभोग में $0.95 की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से अनुकूलन समस्याओं को हल करना, अर्थशास्त्री विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प खोजने के लिए समीकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों में बदलाव का सबसे अच्छा संयोजन क्या है। समीकरणों का उपयोग समय के साथ आर्थिक प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसके पश्चात हम समीकरणों के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। मांग एवं पूर्ति समीकरण ये उपभोक्ता और उत्पादक के व्यवहार को दर्शाते हैं। उपयोगिता फलन, यह किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को मापता है, जैसे कि U x y, जहाँ U उपयोगिता है और x y वस्तुओं की मात्रा को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार से लागत फलन, यह उत्पादन की कुल लागत को दर्शाता है, जैसे कि C ब्रैकेट में Q, जहाँ C कुल लागत और Q उत्पादन की मात्रा को स्पष्ट करते हैं। समीकरण को समझने के पश्चात हम बात करते हैं असमीका या असमानता की। वह कथन जिसमें एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से बड़ा या छोटा प्रदर्शित किया जाता है, असमीका कहलाता है। दूसरे शब्दों में, असमीका एक गणितीय कथन है जो दो व्यंजकों के बीच संबंध को व्यक्त करता है कि वे बराबर नहीं है। यह से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर और के बराबर नहीं जैसे चिन्हों का उपयोग करती है, जिसे हम यहाँ पर उदाहरणों से समझ सकते हैं। असमीका को हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला जो उदाहरण है इसमें x लेस देन 5 अर्थात x 5 से छोटा है। दूसरा उदाहरण x मोर देन 3 अर्थात x 3 से बड़ा है। तीसरे उदाहरण में y या तो 10 से बड़ा है या उसके बराबर है। चौथे उदाहरण में y या तो 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। और जो पांचवा उदाहरण है उसमें x y के बराबर नहीं है, मतलब दोनों समान नहीं है। इसके बाद हम असमीका के मुख्य बिंदुओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। समीकरणों में अंतर, असमीकाएं समीकरणों की तरह नहीं है जहां दोनों पक्ष बराबर होता है। असमीकाएं एक सीमा या रेंज बताते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है चिन्हों का उपयोग। असमीका में मुख्य रूप से 5 चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार से आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं। असमीका का तीसरा बिंदु, असमीकाओं को हल करने की प्रक्रिया समीकरणों के समान है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। जब आप किसी असमीका की दोनों भुजाओं को एक ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो आपको असमीका के चिन्ह की दिशा को पलटना होगा। चौथा पॉइंट जो है उपयोग, असमीकाएं गणित के कई क्षेत्रों में उपयोग होती है, जैसे बीजगणित, कैलकुलस, सांख्यिकी इत्यादि। असमीका को समझने के पश्चात हम बात करते हैं सर्वसमीका की। सर्वसमीका एक ऐसा समीकरण है जो अपने चरों के
सभी मानों के लिए हमेशा सत्य होता है। इसका मतलब है कि समीकरण के दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष, चर के किसी भी मान के लिए हमेशा बराबर होते हैं। एक साधारण समीकरण केवल कुछ विशिष्ट मानों के लिए ही सत्य होती है, जबकि सर्व समीका हमेशा सत्य होती है, जिसे हम निम्न उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। a + b² = a² + 2ba + b² एक बीजगणितीय सर्वसमीका है, क्योंकि a और b के किसी मान के लिए यह समीकरण हमेशा सही रहेगा। अतः सर्वसमीकाएं गणितीय व्यंजकों को सरल बनाने, गुणनखंड करने और समीकरणों को हल करने में मदद करती है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने अर्थशास्त्र के लिए गणित नामक एक प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इसके शेष भाग को हम अगले वीडियो में आपके समक्ष लाएंगे। धन्यवाद।